अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं एजाज मोहिउद्दीन और आज हम पढ़ने वाले हैं मॉडल पेपर 2 फिजिकल साइंस जो पार्ट 1 है। इसमें मॉडल पेपर 2 में सेक्शन 1 में क्वेश्चन है राइट एनी टू यूजेस ऑफ नैनो ट्यूब्स। नैनो ट्यूब्स के टू यूजेस लिखो बोल रहे हैं यहाँ पे। तो सबसे पहली चीज, इट इज यूज्ड, पहला पॉइंट है इट इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी, नैनो ट्यूब्स आर यूज्ड इन इलेक्ट्रिसिटी। सेकेंड पॉइंट, it is used in tiny wires. It is used in tiny wires in electronic electronic circuits. Tiny wires electronic circuits में इलेक्ट्रिसिटी में इस्तेमाल करते नैनो ट्यूब्स और टाइनी वायर्स में यूज करते। टाइनी वायर्स मतलब छोटे छोटे वायर्स जो इलेक्ट्रॉनिक सर्क्यूट्स में, सर्क्यूट बोर्ड्स रहते ना, मदरबोर्ड्स, उसमें यूज होने वाले वायर्स के अंदर भी नैनो ट्यूब्स यूज करते। और they can replace copper in integrated सर्क्यूट्स। मतलब है कॉपर की प्लेस पे दे कैन रिप्लेस, मतलब कॉपर की प्लेस पे अपन नैनो ट्यूब्स को यूज कर सकते हैं। कहाँ पे? आईसीस। ये आईसी बोलते हैं ना, आईसी खराब हो गया, आईसी जो मदरबोर्ड पे जो भी चिप्स रहते हैं ना, उनको क्या बोलते हैं? आईसीस बोलते हैं। उसका फुल फॉर्म है, आईसी का फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड सर्क्यूट्स। वैसे तो अपने को 2 यूजर्स लिखो बोले, अपन 4 यूजर्स लिख रहे हैं क्योंकि एग्जाम में अपने को ज्यादा मार्क्स स्कोर करना है, राइट। और क्या है? इट इज यूज्ड इन मेडिकल साइंस। मेडिकल साइंस में भी इस्तेमाल होता। कई के लिए, किस चीज के लिए? टू डिलीवर सब्सटेंसेस इनटू सेल्स। जो सेल्स के अंदर कुछ अगर डिलीवर करना है या कुछ डालना है तो उसके लिए भी मेडिकल साइंस में भी इसका, नैनो ट्यूब्स का इस्तेमाल होता है। आप जल्दी शॉर्टकट में अपन इसको याद रख लेंगे। अगर आप इतना बड़ा याद नहीं कर सकते तो शॉर्टकट में नैनो ट्यूब्स इलेक्ट्रिसिटी में यूज होते। ठीक है। कहां पे कैसा होते वो इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो होने में हेल्प करते हैं नैनो ट्यूब्स, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी लिखा मैं यहाँ पे। दूसरा है इट इज यूज्ड इन टाइनी वायर्स। इलेक्ट्रॉनिक सर्क्यूट्स में टाइनी वायर्स कैसा इस्तेमाल करते हैं? नैनो ट्यूब्स को। तीसरा है कॉपर की प्लेस पे अपन नैनो ट्यूब्स यूज कर सकते हैं इंटीग्रेटेड सर्क्यूट्स के अंदर। और नैनो ट्यूब्स मेडिकल साइंस में भी इस्तेमाल होते। ठीक है, नैनो ट्यूब्स मेडिकल साइंस में भी इस्तेमाल होते। ये था नैनो ट्यूब्स के यूजेस। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में है व्हाट would happen if the magnetic field could not apply force on current carrying conductor? Guess and write। तो जिसके अंदर से, कंडक्टर के अंदर से करंट अगर फ्लो हो रहा, अगर उसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड जो रहती, कुड नॉट अप्लाई फोर्स, अब मैग्नेटिक फील्ड फोर्स अप्लाई नहीं कर सकी तो क्या होता? सवाल ये है। ठीक है, इसका जवाब हम यहां पे लिखेंगे। और याद रखिए ये जो आंसर लिख रहा हूं मैं, बहुत शॉर्ट आंसर्स हैं, बहुत शॉर्ट आंसर्स हैं। फर्स्ट पॉइंट है करंट कैरिंग वायर विल नॉट मूव। करंट कैरी करने वाला वायर जो रहता वो मूव नहीं हो सकता, पहला पॉइंट है। सेकेंड पॉइंट, जो भी इलेक्ट्रिक मोटर्स रहते और मोटर रहती विल नॉट वर्क। और थर्ड पॉइंट है एग्जाम्पल्स फैन, मिक्सर एक्सेट्रा विल स्टॉप वर्किंग। ठीक है, वर्किंग। तो हम क्या बोले यहाँ पे? क्वेश्चन में था मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स के वजह से, अगर जो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो फोर्स अप्लाई होता कंडक्टर के ऊपर सॉरी, करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर, अगर वो नहीं हुआ तो क्या होता? बोले तो अपन बोल रहे हैं कि करंट कैरिंग वायर विल नॉट मूव, तो करंट कैरी कर नहीं सकता वायर। इलेक्ट्रिक मोटर विल नॉट वर्क, जो भी इलेक्ट्रिक मोटर्स अटैच है इलेक्ट्रिक करंट से वो काम नहीं करते। एग्जाम्पल्स है फैन, मिक्सर एक्सेट्रा विल स्टॉप वर्किंग। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2।
अब है नेक्स्ट पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3। अब यहाँ पे क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3 है लिस्ट आउट द मटेरियल्स रिक्वायर्ड टू प्रूव कोरोजन ऑफ आयरन अकर्स इन प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड एयर। तो यहाँ पे एक एक्टिविटी है जो कोरोजन के बारे में, जंग लगने के बारे में, जंग कब लग सकता है आयरन के ऊपर, क्या रहे तो जंग लगता, वो है पानी और हवा। ये आपके हिंट है, कोरोजन, आयरन, वाटर और एयर। तो इसके लिए एक आंसर है, वो आंसर अपने को मतलब यहाँ पे लैब एक्टिविटी में जो जो मटेरियल्स अपन यूज करें वो लिखना है। तो अपन यहाँ पे लिखेंगे आंसर, और अपन क्या क्या यूज करें यहाँ पे, टेस्ट ट्यूब्स यूज करें। कितने टेस्ट ट्यूब्स यूज करें अपन, 3। उसके बाद है आयरन नेल्स यूज करें, और रबर कॉक्स यूज करें, बॉइल्ड डिस्टिल्ड वाटर यूज करें, और है ऑयल यूज करें अपन, ठीक है। और सबसे लास्ट में हम यूज करें एनहाइड्रियस कैल्शियम क्लोराइड, एनहाइड्रियस कैल्शियम क्लोराइड। अगर आपको ये आंसर याद करने में थोड़ी मुश्किल हो रही तो आप टेस्ट ट्यूब्स याद रख सकते, आयरन नेल्स याद रख सकते, रबर कॉक नहीं लिखे तो भी चल जाता, ठीक है। और सिर्फ वाटर लिख सकते आप, नो प्रॉब्लम, वाटर भी लिख सकते अपन, ऑयल लिख सकते, एनहाइड्रियस कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है। ये सारी चीजें हैं जो हम कोरोजन के एक्टिविटी में हम ये सारी चीजें इस्तेमाल करे थे। तो इससे कंप्लीट हो गया सेक्शन 1। अब देखेंगे सेक्शन 2 में क्या है। अब देखेंगे सेक्शन टू में क्या है। सेक्शन टू में क्वेश्चन नंबर 4, राइट एनी 4 यूजेस ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। तो मैं इसको शॉर्टकट में लिख देता हूं, छोटा और सिंपल आंसर। वो अपन जो है, अगर मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं आंसर, मतलब शॉर्ट में ही आपको लिखना है। एग्जाम में आप उसको थोड़ा सा लेंथी कर सकते हैं। हमेशा याद रखो, सेक्शन 2 में क्वेश्चन नंबर 4 में हमेशा यूजेस ही पूछता, यूजेस ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, वॉशिंग नहीं, ब्लीचिंग पाउडर, या तो और कौन से पाउडर है, जितने भी टाइप्स ऑफ पाउडर्स है ना वो सब पूछता है यहाँ पे, ब्लीचिंग पाउडर, वॉशिंग सोडा, इसके बारे में यहाँ यूजेस पूछता है यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहला है पॉइंट, इट इज यूज्ड टू डिसइंफेक्ट ड्रिंकिंग वाटर रहता ना, उसके अंदर डिसइंफेक्ट करने के, इन्फेक्शन से बचाने के वास्ते उसमें ब्लीचिंग पाउडर ऐड करते, जो भी जम्स है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, वो मर जाते। यूज्ड फॉर ब्लीचिंग कॉटन को ब्लीच करने के लिए भी यूज होता, एंड लिनिन क्लोथ्स में भी यूज होता। लिनिन क्लोथ्स के लिए ब्लीच करने के लिए, ब्लीच करना कॉटन, और लिनिन क्लोथ्स के लिए भी ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल करते। यूज्ड एज क्लीनिंग एजेंट, मतलब घर में जो साफ सफाई करने के लिए, पोछा मारने के लिए जो भी इस्तेमाल करते हैं ना हम, फिनाइल और जो चीजें यूज करते हैं, उसके लिए भी ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल करते। फ्लोर्स एंड टॉयलेट्स के लिए, टॉयलेट्स को क्लीन करने के लिए, फ्लोर को क्लीन करने के लिए हम ब्लीचिंग पाउडर को इस्तेमाल करते। और क्या यूजेस है इसके, यूज टू किल जम्स को मारने के लिए भी, इन हॉस्पिटल्स, ठीक है, इन हॉस्पिटल्स एंड पब्लिक प्लेसेस। अब यहाँ पे आपको ब्लीचिंग पाउडर के और भी अगर यूजेस याद है तो वो भी याद रख लो आप। ब्लीचिंग पाउडर कहाँ पे यूज होता, पानी को साफ करने के लिए, डिसइंफेक्टिंग के लिए यूज होता। दूसरा है ब्लीचिंग पाउडर यूज फॉर ब्लीचिंग कॉटन को ब्लीच करने के लिए, और लिनिन क्लॉथ्स को ब्लीच करने के लिए हम ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल करते। तीसरा है क्लीनिंग एजेंट के जैसा भी इस्तेमाल करते, जैसे कि फ्लोर्स और टॉयलेट्स को साफ करने के लिए, ठीक है। ओके, और क्या है, ये इस्तेमाल करते अपन टू किल जम्स को मारने के लिए, जो हॉस्पिटल्स में जम्स रहते हैं, पब्लिक प्लेसेस में जो जम्स रहते हैं, उनको मारने के लिए भी ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल करते हैं अपन। तो ये था सेक्शन 2 का क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। अब जितने भी आंसर्स मैं यहाँ पे लिखा रहा हूँ वो शॉर्ट है, बहुत शॉर्ट में लिखा रहा हूँ मैं, बहुत सिंपल वे में लिखा रहा हूँ।
ठीक है, आप इनको प्रैक्टिस करेंगे और इजी वे में आप अपने एग्जाम को स्कोर अच्छे मार्क्स के साथ स्कोर कर सकते हैं। इसीलिए मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ। आप भी इनको प्रैक्टिस करना, याद करना, प्रैक्टिस करना, इनको कॉपी कर लेना और फिर एग्जाम में अच्छी तरीके से। हिंट क्या है बोले तो ब्लीचिंग पाउडर है हमारा हिंट। एग्जाम में ब्लीचिंग पाउडर दिखते हैं साथी क्वेश्चन नंबर 4 में। तो अपन ये पूरे 4 पॉइंट जो यहाँ पे बताया मैं वो लिख देने की रहती। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। सेक्शन 2 में क्वेश्चन नंबर है 5। यहाँ पे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आ सकता एग्जाम में। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है देखेंगे। एक बल्ब है कहते, ए बल्ब इज मार्क्ड एज 60 watts and 240 volt. Then find the resistance. Find the resistance. रेसिस्टेंस को अपन कैपिटल आर लेते, राइट। रेसिस्टेंस मालूम करना है किसका, बल्ब का रेसिस्टेंस मालूम करना है। इफ करंट flows if current flows through it in normal condition। इतना इजी क्वेश्चन पूछा, देखो आप करना कितना, कैसा सॉल्व करना है, बहुत इजी तरीके से बता देता हूं मैं आपको। अब इसको सॉल्व करना है बोले तो सबसे पहले आंसर लिख लेंगे। यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन इस क्वेश्चन के अंदर है उसको अपन एक बार लिख लेंगे। जैसे कि गिवन जो दिया, गिवन बोल के लिखेंगे। पावर दिया आपने को, जब भी डब्ल्यू लिखता ना आपको, ऐसा डब्ल्यू लिखा दिखता तो वो पावर है। सो पावर कितना है 60 वॉट्स, 60 वॉट्स। और वोल्टेज कितना था 240 वोल्ट। मालूम क्या करना है आपको, रेसिस्टेंस मालूम करना है। तो अपन को क्वेश्चन में मालूम करना है रेसिस्टेंस। तो उसके लिए अपने पास एक फॉर्मूला है, पावर का फॉर्मूला है। पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। ये पावर का फॉर्मूला है, पावर इसका फॉर्मूला है, पावर का फॉर्मूला है। लेकिन अपने को तो रेसिस्टेंस मालूम करना है, तो अपन क्या करेंगे, ये आर को पी की जगह भेज देंगे और पी को आर की जगह रख देंगे। तो क्या होता है वो फॉर्मूला देखो आप, आर इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई पी। ठीक है, वी स्क्वायर बाई पी इज इक्वल टू, वी की वैल्यू क्या है 240, तो ब्रैकेट लगा के 240 लिख के होल स्क्वायर लिख देता हूं, बाई पी की वैल्यू क्या है, पावर की वैल्यू क्या है 60। ठीक है, ओके। अब ये जो है इसको यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, 240 को 2 बार लिख देता हूं मैं, 240 इंटू 240 स्क्वायर लगे हुआ है ना, नीचे डिनोमिनेटर में क्या है 60 है, 60 है। इसका जीरो एक जीरो निकाल देंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 240 इंटू 24। ठीक है, 240 इंटू 24 कितना आता है अपने को 576, 576, जीरो का जीरो, नीचे क्या बचे हुआ है 6 बचे हुआ है, 6 1 जा 6, 6 9 जा 54, 3 बच गए, 6 6 जा 36, जीरो का जीरो। तो क्या बचा अपने पास 960 ओम्स बचा, राइट। ये ओम्स का सिंबल है। तो अपने को रेसिस्टेंस निकालना था आर, तो रेसिस्टेंस क्या निकला अपना 960 ओम्स। तो इस तरीके से अगर आपको ये फॉर्मूला याद रहे तो आप रेसिस्टेंस निकालने में आपको बहुत ज्यादा हेल्प होती। ठीक है, तो अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, अच्छा लगा, तो आप चैनल को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और अपने फ्रेंड्स को भी बोलो कि वो भी एग्जाम्स की प्रिपरेशन में इस चैनल का थोड़ा सा हिस्सा यूज करें या पूरा यूज कर सकते हैं। और एग्जाम्स को अच्छे मार्क्स से, एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए ये जो मैं कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाली है। तो अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, ये भी शॉर्टकट में दिखाया मैं आपको। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, जिससे अपन सेक्शन 2 कंप्लीट कर लेते हैं। ऑडियंस, ये है क्वेश्चन नंबर 6, याद रख लो अच्छी तरीके से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर जो 6 है ना, ये क्वेश्चन नंबर 6 दिख रहा है ऐसा, लेकिन है खतरनाक। क्वेश्चन नंबर 6 में एक टेबल हमेशा आने वाला है, वो टेबल देके उसके ऊपर थोड़े क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब ये टेबल देखो कितना सिंपल है। शेल्स कितने रहते हैं आपको मालूम है, एक एटम के अंदर के एल एम और एन शेल्स रहते हैं, के एल एम एन तक शेल रहते हैं। के को अपन रिप्रेजेंट करते 1 से, एल को रिप्रेजेंट करते 2 से, एम को रिप्रेजेंट करते 3 से, एन को रिप्रेजेंट करते 4 से, मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। अजमतुल क्वांटम नंबर देखो, के लिए 0 रहता, ठीक है, एल मतलब 0 और 1, एम के लिए 0 1 2 और एन के लिए 4 मतलब 0 1 2 3 तक भी रहता। आप क्वेश्चन वो क्लियर दिखाई देना, यहाँ पे 3 तक भी लिखा मैं, 3 1 2 3 0 1 2 3। अब इनके सबशेल्स देखो, के अंदर एक सबशेल रहता, एल के अंदर sp सबशेल रहते, एम के अंदर spd सबशेल्स रहते, n के अंदर s भी रहता, p रहता, d रहता और f भी रहता, ये सबशेल्स रहते हैं।
अब नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स की बात भी देखो, यहाँ पे नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स भी दे दिया आने पे कि एस के अंदर नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने रहते हैं बोले तो के शेल के अंदर एक ऑर्बिटल रहता करते हैं, के शेल के अंदर नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स 1, एल के अंदर नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, एस के अंदर एक, पी के अंदर 3, ठीक है, एस के अंदर एक नंबर और एल के अंदर नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने रहते हैं बोले तो 1 और 3 दे दिया, एम के अंदर 1 3 5 दे दिया, एन के अंदर 1 3 5 7, ये है नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। अब इसी क्वेश्चन, यही टेबल के ऊपर क्वेश्चंस पूछे गए इस तरीके से। क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन क्या पूछा गया कि क्वेश्चन है राइट ऑल द सबशेल नोटेशंस प्रेजेंट इन एन शेल। एन शेल के अंदर, आप एन शेल पे जाओ, एन शेल कहाँ है, यहाँ पे एन शेल है, एन शेल के अंदर जितने भी सब शेल्स है, सब शेल कितने हैं, सब शेल्स में देखो वो हेडिंग देखेंगे अपन, सब शेल तो यहाँ पे है, ये सब शेल्स है, ये पूरे जो रेड से लिखे हुए हैं, कितने सब शेल्स है, एस पी डी एफ है। तो इसका आंसर क्या है बोले तो वो लिख देंगे एस है, पी है, डी है, एफ है। इसको आप नहीं तो क्योंकि ये 4 भी है ना यहाँ पे, तो 4s 4p 4d 4f भी लिख सकते हैं अपन ऐसा, 4s 4p 4d 4s 4p 4d 4f, ठीक है, डन। और एक क्वेश्चन है यहाँ पे, हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स आर प्रेजेंट इन एल शेल। एल शेल के अंदर कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स बोलते हैं यहाँ पे दिख रहा है आपको, लास्ट वाला ये नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स है, देखो आप हेडिंग देखिए ना, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स किसकी बात कर रहा है, एल शेल की बात कर रहा है, एल शेल बोलते हैं यहाँ पे है, टोटल नंबर ऑफ बोल रहा हूँ, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे, 3 + 1 4, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने हैं, 4 है, तो मैं आंसर में लिख सकता हूँ यहाँ पे 4, ठीक है, आंसर मेरा क्या है 4 ऑर्बिटल्स है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स टोटल कितने 4 ऑर्बिटल्स है। अब है यहाँ पे टोटल 4 क्वेश्चन आने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट कर ओह, क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट, थोड़ा कभी कभी स्लिप ऑफ टंग हो रहा है, मैं माफी चाहता हूँ उसके लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर जो बिट नंबर 3 है इसके बाद का वो करेंगे। अभी ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो क्या पूछा, लिखे हुआ है, क्वेश्चन है राइट राइट द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन ऑक्यूपाई एम शेल। मतलब एम शेल की मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होल्ड करने की कैपेसिटी क्या है पूछा है। तो यहाँ पे अपन देख रहे हैं ना, एम शेल की बात हो रही, तो एम शेल के पास जाएंगे, एम शेल के पास गए अपन, एम शेल में अगर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मालूम करना है, कितने इलेक्ट्रॉन्स ये होल्ड कर सकता है बोले तो फॉर्मूला है 2n स्क्वायर, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मालूम करना है तो, ठीक है, एम शेल की बात हो रही, तो यहाँ पे 2 का 2 लिखेंगे अपन, और n की वैल्यू m के लिए क्या है, m के जगह पे n की वैल्यू क्या है, ये n की वैल्यू है, ऑडियंस आपको दिख रहा है ना, दिख रहा, ये है n की वैल्यू, यहाँ पे m के लिए n की वैल्यू है 3, तो मैं इस फॉर्मूले में 2n स्क्वायर के अंदर यहाँ पे 3 लिख देता हूँ, स्क्वायर लिख देता हूँ, तो एज इट इज 3 का स्क्वायर होता 9, तो 2 9 ज़ा 18, सो 18 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, एम शेल के अंदर टोटल 18 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम आ सकते, होल्ड कर सकता। और सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन जो इसमें पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 6 में, मेंशन मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन ऑक्यूपाई सबशेल एफ। अब देखो सबशेल एफ कहां पे है, सबशेल एफ यहां पे है, ठीक है, यहां पे है क्या, एफ सबशेल है, तो एफ कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड कर सकता। अब ये जो अपना क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, मेंशन द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन ऑक्यूपाई सबशेल एफ बोल रहा। देखो एफ सबशेल की बात कर रहे हैं, जैसे कि एस है, पी है, डी है और एफ है, ठीक है, यहाँ क्वेश्चन में भी दिया एस पी डी एफ, ये 4 क्या है, सबशेल्स है। अपने को तो एफ के बारे में पूछा, लेकिन एस के ऑर्बिटल्स कितने रहते हैं, इसके पास 2 रहते, एक रहता, एक नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स मतलब एक है, कैसा रहता ऑर्बिटल वो ऐसा, ठीक है ना, 2 इलेक्ट्रॉन्स। पी के पास कितने ऑर्बिटल्स रहते हैं, 3,
3 ऑर्बिटल्स, पी के पास 3 ऑर्बिटल्स ऐसे चिपके हुए, 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन्स, 5 6 इलेक्ट्रॉन्स ऐसा आते हैं। उसके बाद डी के पास कितने, 5 ऑर्बिटल्स, 5 ऑर्बिटल्स, 5 ऑर्बिटल्स बोले तो ऐसा बड़ा, 1 2 3 4 और एक 5, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 इलेक्ट्रॉन्स। वही अगर एफ की बात करें तो एफ के पास 7 ऑर्बिटल्स रहते, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, ये एक है 7, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स। इस तरीके से पूरे कितने इलेक्ट्रॉन्स आए इसमें बोले तो अपन बोल सकते 7 ऑर्बिटल्स है, इनटू हर एक के अंदर 2 2 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे, तो 7 2 जा 14। तो हमारा आंसर क्या है, अब जैसे कि इसके भी लिख लिए, इसके भी लिख लिए, इसके लिए भी लिख लेंगे अपन क्या, 1 एक ऑर्बिटल है, इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स है 2, टोटल 2 इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे कितने ऑर्बिटल्स है, 3 ऑर्बिटल्स है, मतलब 3 ऑर्बिटल मतलब 3 डब्बे, एक डब्बा 2 डब्बा 3 डब्बे, 3 डब्बे को क्या बोलते हैं अपना, ऑर्बिटल्स। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं एक में, 2 2 आ रहे हैं, तो 3 2 जा 6 इलेक्ट्रॉन्स आ गए अपने पास। डी में कितने डब्बे हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5, तो 5 ऑर्बिटल्स इंटू 2 10 इलेक्ट्रॉन्स होल्ड कर सकता है डी वाला, और ये वाला 7 2 जा 14। ठीक है, तो इस तरीके से हमको टेबल को समझना है। ये 7th चैप्टर क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट से पूछा गया, इस तरीके के क्वेश्चंस है, आपको अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करना है। मैं कोशिश कर रहा हूं आप लोगों को बहुत सिंपल से सिंपल वे में समझाने की। अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर कमेंट करिए। और इसके बाद ये इस वीडियो के अंदर मैं सेक्शन 1 सेक्शन 2 कंप्लीट कर चुका हूं। सेक्शन 3 वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ईजी वे में समझा रहा हूं मैं आपको। तो क्या करिए आप 7 हम क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट कर चुके हैं, 7 से 7 8 9 अभी 3 आंसर्स है जिनको हमको सेक्शन 3 में देखना है, तो वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। जब तक के लिए थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।